समझ रही आप सभी को मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे अबापियंस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सब्जेक्ट विद द न्यू टॉपिक। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और इसका जो टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो इसमें ये कौन कौन से एग्जाम्स के सिलेबस में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 है, वहां पे आपको करना है। सेकेंड ग्रेड के अंदर हमें इनडायरेक्टली करना है, जब ये क्वेश्चन वहां पे एक टॉपिक दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें बहुत सारा मेजर पार्ट हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से लिया है। तो अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 की नॉलेज रहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो सेकेंड ग्रेड में आपको पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम में, ये आपको हेल्पफुल रहेगा टॉपिक, वहां पे कवर करना है। वहां पे किस टॉपिक में ये दिया गया है? फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेम चीज। सब इंस्पेक्टर एग्जाम जो होगा वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 1919 भी है, तो वहां पे भी आपको करना है। तो चार एग्जाम्स में ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, एसआई और आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो पॉलिटी जो है थोड़ा याद करने में डिफिकल्ट होती है, तो हम कोशिश करेंगे जितना सिंप्लीफाई होके आप सबको बहुत इजी तरीके से याद हो जाए उस तरीके से हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पहले इसके बारे में हम बेसिक चीजें जानेंगे। इसके बाद इसके जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स या कुछ और इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, उनको हम कोशिश करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व करने की। ठीक है, उससे नॉलेज इंक्रीमेंटली ऐड होती है, तो आपकी मेमोरी में वो लंबे समय तक स्टे रहेगी। तो आज जो हम करें दैट इज वेरी बेसिक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये तो हम सबको पता है 1935 है, मतलब प्री इंडिपेंडेंस का ये एक्ट है। तो इसको कौन लेकर के आया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर के आई थी। ठीक है, इनेक्टेड बाय, इसको किसने बनाया था? पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके की पार्लियामेंट ने इसको बनाया था। उन्होंने अपनी इसको परमिशन रॉयल एसेंट कब दिया था? 24 जुलाई 1935 को दिया था। तो ये डेट्स हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है। एग्जामिन्स का जो आजकल का ट्रेंड चेंज हो रहा है उसमें स्टैटिक प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारी तैयारी दोनों तरीके से मजबूत होनी चाहिए। तो इसको रॉयल एसेंट कब मिला है? 24 जुलाई 1935 को। कमेंस्ड मतलब ये कब लागू हो गया? ठीक है, तो 1 अप्रैल 1937 को। कब हुआ है? 2 साल बाद आप बोल सकते हैं 1 अप्रैल 1937 को। तो इसमें दो डेट्स आपको याद करनी है, 24 जुलाई 1935 और 1 अप्रैल 1937। ठीक है, इसके बाद टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब कि ये एक्ट कहां कहां पर कितने एरिया में लागू होने वाला था, कहां कहां पे लागू हुआ। तो टेरिटरीज अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर जो टेरिटरीज थी वहां पे ये जो है इंप्लीमेंट किया गया है। इसका मतलब कि प्रिंसली स्टेट्स का जहां पे रोल था वहां पे ये इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ वो अभी हम आगे देखेंगे। प्रिंसली स्टेट्स क्या होती हैं? जो हमारे इंडिया में पहले राजा रजवाड़े जो हैं उनकी जो रियासत होती थी उसको हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। ठीक है, तो वो चीज है। अब स्टेटस क्या है? कब इसको रिपील कर दिया गया? इसको रिपील कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। तो रिपील की डेट भी आपको याद होनी चाहिए, कहीं आप ये ना समझ ले कि इंडिपेंडेंस हुआ तो 15 अगस्त 1947 को ही रिपील हो गया हो, क्या पता। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए रिपील, रिपील का मतलब होता है अबॉलिश कब हो गया, खत्म कब हो गया, कैंसिल कब हो गया। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को ये रिपील हो गया है। ठीक है, इसके बाद डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स जब ये आया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 जब आया तो इसमें कितने पार्ट्स थे, कितने सेक्शंस थे, कितने चैप्टर्स थे, तो वो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसमें 11 पार्ट्स थे, 10 स्केड्यूल्स बने हुए थे इसके अंदर। और अगर हम सेक्शन की बात करें तो 1 2 3 का आप उल्टा कर दीजिए, 321 सेक्शंस इसके अंदर थे। ठीक है, 11 के बाद एक नंबर कम 10, 11 पार्ट्स, 10 स्केड्यूल्स और 321 इसके अंदर जो है सेक्शन, जिसको हम धारा बोलते हैं, वो थे इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड माइलस्टोन था
ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस टाइम पे हम सबको पता है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल हमारा चल ही रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है टाइम टाइम पे जो चेंजेस लाने की कोशिश करती थी, ठीक है। एक तो इसलिए कि इंडियंस को थोड़ा पैसिफाई किया जा सके कि फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, कि हम हाँ कुछ कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा इंडियंस के लिए, ठीक है। दूसरा कहीं ना कहीं वो फूट डालने का काम भी करती थी, कैसे, तो वो हमें यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। तो इस ये जो है सेकेंड माइलस्टोन था, तो टुवर्ड्स अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड कहाँ से आ रही थी? फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से आ रही थी। वो कह रहे थे सिर्फ ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट में नहीं होने चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी हो जिसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है जिम्मेदार सरकार जिसमें इंडियंस की भागीदारी हो, ठीक है, ऐसा। तो ये उसी तरह का एक सेकेंड माइलस्टोन था टुवर्ड्स अ कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। पहला एक्ट कौन सा था ऐसा? फर्स्ट गवर्नमेंट, पहला माइलस्टोन कौन सा था? फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 था, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली आपको उसमें पढ़ना रहेगा आरएएस प्री में या फिर सब इंस्पेक्टर एग्जाम के अंदर, तो बहुत स्पेसिफिकली मेंशन है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 का बेसिक हमने जाना है। तो ये जो है आप कोशिश कीजिएगा कि साथ के साथ विद इन क्लास आपको याद हो, विद इन क्लास आपके अगर आपको जिस नोट्स बनाने हैं तो बन जाए, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके पीडीएफ में जो है अपलोड करूंगी, तो आप वो पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 किसने इनेक्ट किया है? यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने, ठीक है। इसको अपनी परमिशन कब दे दी? रॉयल असेंट कब मिल गया इसको? 24 जुलाई 1935 को। इंप्लीमेंट कब हुआ, कमेंस्ड कब हुआ ये? तो 1 अप्रैल 1937 को। रिपील कब हो गया, कैंसिल कब कर दिया गया इसको, अबॉलिश कब कर दिया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। तो चार तो ये डेट्स हैं, इससे रिलेटेड 3 डेट्स हैं सॉरी, जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या था, क्यों ये एक्ट लाया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट दिखाना चाहती थी कि हाँ हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर के आ रहे हैं, टू ब्रिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। टेरिटरी की अगर हम बात करें तो जो डायरेक्टली कंट्रोल होते थे ब्रिटिश इंडिया से, यानी कि हम बोल सकते हैं प्रोविंसेस में, वो भी अभी बताएंगे आपको, ठीक है। टेरिटरी की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटिश इंडिया में इम्प्लीमेंट होना था, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स हो गए इसमें, और कोई पॉइंट जो कि हम मिस कर रहे हो, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट, इसकी डिटेल्स क्या क्या थी इसके अंदर? इसके अंदर 11 पार्ट्स, 10 शेड्यूल और 321 सेक्शन, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर प्रेजेंट थी हमारी चीज, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? अब हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्यों आया, या स्टेप बाय स्टेप ऐसी कौन सी चीजें आई जिसने इसको लीड किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आएगा। तो उसके हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो पॉइंट्स है उसकी अगर कोई डिटेल रिक्वायर्ड होगी तो वो मैं एमसीक्यूज के थ्रू ही कवर करूंगी, ठीक है, क्योंकि वो उतना ही रिक्वायर्ड है हमारे लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बैकग्राउंड, तो बहुत ज्यादा डिमांड थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडिया में लाए जाएं। इंडियन लीडर्स लगातार डिमांड कर रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हमें लाने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमें लाने की जरूरत है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडिया ने सपोर्ट किया था ब्रिटेन का। हमारे लोग जो है वो ब्रिटिश वॉर के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इससे भी एक बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट महसूस की गई कि हाँ अब ज्यादा इंडियंस जो हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री आने चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन इंडियन गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम से ये आए, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से कौन सा एक्ट आया? 1935। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये किस पे बेस्ड था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कोई आपसे पूछे किस पे बेस्ड है मेजरली, तो मेजरली उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की हूबहू चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से उठाई गई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 का बेस, इसका आधार क्या था, तो वो हम देखते हैं। तो एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919, जिसको हम मानते हैं फर्स्ट माइलस्टोन टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, जिसको हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है, तो अभी इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट रिमेंबर दी नेम, ठीक है। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसके बाद इसकी वर्किंग को देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कैसा काम कर रहा है, उसकी वर्किंग को देखने के लिए अपॉइंट किया गया साइमन कमीशन। कब? 1927 में। ऑल्दो ये 10 साल बाद होना था, यानी कि 1929 में इसकी अपॉइंटमेंट होनी थी, लेकिन ये कमीशन पहले ही अपॉइंट कर दिया गया कि देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 कैसा काम कर रहा है, ठीक है, और इसके रिजल्ट्स क्या है। तो साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी वो हम इंडियंस को नहीं पसंद थी, हमने इसको रिजेक्ट भी किया था, ठीक है। साइमन गो बैक के नारे भी लगाए थे, आपने सुना होगा 7th 8th क्लास में कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। तो वो है साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1927, उसने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाने का बेस बनाया। इसके बाद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 से लेकर 1932 के बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में और इंडियंस के अंदर। तो उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 आया है। उसके बाद एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1933 के अंदर। वो किस पे बेस्ड था ये व्हाइट पेपर? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। किसके ऊपर बेस्ड था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बेस्ड था। स्पेशली कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जो 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके ऊपर बेस्ड था। उसके बाद कम्युनल अवार्ड एक अनाउंस किए गए थे 1932 के अंदर, जिसके अंदर मेजरली ये था कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग से इलेक्टोरेट होगा, ठीक है। मतलब वो डिप्रेस्ड क्लासेस में लीडर्स भी उन्हीं के होंगे और जो सेलेक्ट करने वाले होंगे उन लीडर्स को वो भी डिप्रेस क्लासेस के होंगे। बाद में फिर गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था और इनको फिर वापस लिया गया था, ऐसा। तो कम्युनल अवार्ड 1932, ठीक है। तो आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स याद करने हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 क्यों आया, क्या जरूरत थी? कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने के लिए इंडियंस की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड हो रही थी, इंडियंस का ज्यादा पार्टिसिपेशन डिमांड किया जा रहा था इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, ब्रिटेन के साइड से हमारे इंडियंस लड़े थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पता था कि हाँ अभी हमें इंडियंस को ज्यादा पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा, ठीक है। बेस किस किस ने बनाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, साइमन कमीशन 1927। फिर हमारा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने जो वाइट पेपर रिलीज किया, स्पेशली 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने वो। उसके अलावा जो है इसमें कम्युनल अवार्ड 1932, ठीक है। इसके अंदर एक और पॉइंट था कि जो कमेटी बनाई गई थी, एक सेलेक्ट कमेटी बनाई गई थी, उसके हेड कौन थे? उसके हेड थे लिन लिथ गो, ठीक है। वो इसमें होना चाहिए, आई थिंक कवर हो रहा है, 1 मिनट, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। वो पॉइंट आई थिंक मिस हो गया यहाँ पर, कैसे पता नहीं, पर जॉइंट सेलेक्ट कमेटी थी, एक बनाई गई थी, उसके हेड थे लिनलिथ गो। उन्होंने भी कहीं ना कहीं रिकमेंड किया था कि इस तरह का एक नया एक्ट आना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें हुआ, ठीक है। तो ये हमारा बेस बन गया। इतना क्लियर है सबको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लिनलिथ गो, मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ एक बार अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो। जॉइंट सेलेक्ट कमेटी headed by लिनलिथ गो, ठीक है, ये नाम है लिनलिथ गो। तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब हम फीचर्स याद करेंगे, इसके स्पेसिफिक फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साथ साथ रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप गड़बड़ नहीं हो आपको। मेरा ये पर्पज है कि एक क्लास में आप याद करके ही जाएं घर पे, ठीक है। तो किसने इनेक्ट किया? यूके पार्लियामेंट द्वारा इनेक्ट किया गया। रॉयल असेंट इसको कब मिला? 24 जुलाई 1935 को मिला, ठीक है। कमेंस्ड यानी इंप्लीमेंट कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1937 को इंप्लीमेंट हुआ। रिपील कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को ये रिपील हुआ। इसके डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, जिसके अंदर 11 पार्ट्स, 10 स्केड्यूल्स और 321 क्या थे इसके अंदर सेक्शन, ठीक है। क्यों ये बनाया गया? बैकग्राउंड क्या था? अच्छा, ये सेकंड माइलस्टोन था टुवर्ड्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था, ये रीजन था।
फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे इंडियंस थे, वो लगातार ग्रोइंग डिमांड हो रही थी कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका वो बना। अब ये किस पे आधारित था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके जो क्लॉजेस लिए गए वो कहाँ कहाँ से लिए गए या किस पर ये बेस्ड था, या इससे पहले ऐसे क्या क्या स्टेप हुए थे। तो एक एक्ट आया था मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इसके बाद आया साइमन कमीशन 1927, फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो है एक व्हाइट पेपर निकाला गया। ठीक है, उसके ऊपर ये बेस्ड था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। कम्युनल अवार्ड आए 1932 में, इन सब के ऊपर ये बेस्ड था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे इसके फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, इसने क्या ऐसा सेटअप कर दिया, इसके फीचर्स आज भी इंडिया में इंप्लीमेंटेड है हूबहू। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेजरली इट इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो अब ये फीचर्स याद कर लीजिए, कुछ जो एक्स्ट्रा होंगे उनको हम बाद में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसने जो सिस्टम लेकर के आए वो लेकर के आए ऑल इंडिया फेडरेशन होगा। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन क्या है अभी हम सुपर डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ आप नाम याद कीजिए। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन याद कीजिए। फिर डी से दो चीजें आएंगी, डिवीजन ऑफ पावर्स, डायरची एट द सेंटर, नॉट एट द प्रोविंसेस, डायरची एट द सेंटर। देखो जैसे अभी क्या है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि दिल्ली में बैठी हुई है, जो पूरे इंडिया को एक तरीके से रूल करती है, और एक स्टेट गवर्नमेंट है जो कि हमारा अलग अलग स्टेट्स चलाते हैं, स्टेट की अलग से लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो। तो इसी तरीके से फेडरेशन का मतलब भी कहीं ना कहीं ये होता है, जैसे सेंटर होता है, स्टेट होता है, और कुछ हमारी यूटीज होती हैं। तो उस टाइम पे भी इंडिया जो है वो हमारा डिवाइडेड था इसी तरीके से, ब्रिटिश इंडिया, प्रोविंसेस थी हमारी, और प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है, तो इस तरीके से था, तो वही है, लेकिन इसको सुपर डिटेल अभी आगे करेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो, जस्ट लाइक सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, तो ऑल इंडिया फेडरेशन, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, कुछ कुछ वैसा ही है। डायरची एट द सेंटर क्या है ये भी हम डिटेल में समझेंगे। फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो जिसको हम अभी स्टेट्स बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया में, आप मान लीजिए कि वो प्रोविंसेस थी। क्या थी? प्रोविंसेस थी। वहां पे मेजरली जो कॉन्सेप्ट आएगा आपको, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स करके हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? प्रोविंसेस जिसको ब्रिटिश इंडिया रूल करती थी, ठीक है, एंड प्रिंसली स्टेट इसमें राजे रजवाड़े होते थे, वो रूल करते थे। जैसे आमेर की रियासत हो गई तो जयपुर के राजा होते थे, इस तरीके से। ठीक है, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। तो ये डायरची कहां पर लेकर आए? सेंटर पे लेकर आए। डायरची क्या है अभी रुक जाइए, करेंगे इसको। उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी प्रोविंसेस एक तरीके से स्टेट्स मान लीजिए, जैसे अभी राज्य होते हैं वैसे ही उस टाइम पे प्रोविंसेस होती थी, तो उनको कुछ फ्रीडम दी गई जिसको बोलते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। फिर बाई कैमरल लेजिस्लेचर लेकर के आए। बाई कैमरल का मतलब होता है, बाई मतलब दो, कैमरल मतलब चैम्बर्स। ठीक है, तो जैसे अभी हमारे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा है जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो सिमिलरली बाई कैमरल लेजिस्लेचर लेकर के आए। फेडरल कोर्ट लेकर के आए, जैसे हमारे यहाँ पे अभी सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट्स होती है, तो ये उस टाइम पे फेडरल कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुआ, जिसको आज हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही हुआ है। उसके बाद है इंडियन काउंसिल बनाई गई। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है वोटिंग राइट्स किस किस को दिए गए। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे इसमें। और उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन, इंडिया से कुछ हिस्से हटा दिए गए, तो वो भी हम देखेंगे। और कुछ स्टेट्स या जो प्रोविंसेस थी बड़ी बड़ी, ठीक है, उनको कैसे सेपरेट किया गया। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक था, तो उनको सेपरेट किया गया। तो वो सारी चीजें, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इंडिया को रीऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ याद हुए, थोड़े बहुत याद होंगे। तो क्या क्या हमारे फीचर्स हो गए मेन मेन। पहला, आप फेडरेशन वर्ड याद रखना, ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, फिर दो जो वर्ड्स हैं वो डी से हैं। ठीक है, डी डी आपको ज्यादा सुनाई देगा यहाँ पे। पहला है डिवीजन ऑफ पावर्स, दूसरा है डायरची। लेकिन ये डायरची कहाँ पे है? यहाँ पे च याद करना या सी याद करना, डायरची एट सेंटर। ठीक है, सेंटर के अंदर डायरची, दो दो चीजें बहुत मिलेंगी। ठीक है, अब डाई आ गया, डाई से आप बाई पिक कर लो, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। क्या आ गया? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। और जो प्रोविंसेस थी, ठीक है, उनको क्या मिली? ऑटोनॉमी मिली, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो क्या हो गया हमारा?
प्रोविंशियल ऑटोनोमी, उनको फ्रीडम मिली कुछ कुछ एरियाज के अंदर, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आया तो फेडरल कोर्ट, आरबीआई भी इसी से सेटअप हुआ था, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। एक इंडियन काउंसिल बनाई गई अदर से, ठीक है। तो मेजरली सी डी वाले ही सारे वर्ड्स हैं। इंडियन काउंसिल बनाई गई, बाइकैमरल हो गया। हाँ, एक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ इसमें, और वोटिंग राइट्स ज्यादा लोगों को दिए गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइजी, फेडरेशन फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो ये आपको याद करने, दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम एक एक करके हर उसको जानेंगे और डिटेल से समझ में आएंगे। बहुत सिंपल है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, समझ में आपको आएगा। फेडरेशन का मतलब होता है दो, एक तरीके से डिवाइड। तो क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, दिस फेडरेशन वाज टू कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, प्रोविंसेस, जो ब्रिटिश इंडिया है, जो हमारे एरियाज ब्रिटिश इंडिया द्वारा रूल होते थे उस टाइम पे, उसको हम क्या बोलते थे, प्रोविंस बोलते थे। प्रोविंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत, और जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं, राज्य बोलते हैं वो, ठीक है, प्रोविंसेस। और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट, जहां पे अभी भी राजा का रूल होता था। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होती थी, लेकिन बाकी सारी चीजें प्रिंसली स्टेट, रियासतों के राजाओं के हाथ में होती थी। तो फेडरेशन का मतलब समझ में आ गया। आप कुछ इस तरीके से मान लीजिए जैसे सेंटर एंड स्टेट्स है, ठीक है, कुछ कुछ वैसा। तो प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, ये डिवीजन उस टाइम पे था, ठीक है। तो क्या डिसाइड किया गया कि ये फेडरेशन किस किस चीज का बना होगा, ब्रिटिश इंडिया के अंदर प्रोविंसेस आ जाएंगे हमारी, और प्रिंसली स्टेट्स इसकी एक यूनिट्स की तरह, इकाइयों की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो फेडरेशन समझ में आया सबको, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, पीपी यहां पे बनेगा। ऑल इंडिया फेडरेशन मींस पीपी, प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंसेस, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स टू बी ruled by rulers, their rulers in specific areas, and provinces were to be ruled by British India. ये फेडरेशन का मतलब है, ठीक है। प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया वुड हैव टू ज्वाइन द फेडरेशन, जो प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया में, उनको तो ये ज्वाइन करना ही करना है फेडरेशन। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके पास थोड़ा छूट था इसको, कि ज्वाइन करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो ना करें। इसमें ये कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं, ठीक है। ये ऑल इंडिया फेडरेशन आपको याद करना है, ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों? प्रिंसली स्टेट्स ने इसको मानने से मना कर दिया था। प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन दिस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो कभी इंप्लीमेंट हुए ही नहीं। क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुए? उसका रीजन है कि प्रिंसली स्टेट्स ने उसको कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कौन से फीचर्स इंप्लीमेंट हो पाए, कौन से फीचर्स नहीं। तो ऑल इंडिया फेडरेशन तो नहीं हुआ। दिस फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन इट। प्रिंसली स्टेट्स ने इसको कभी ज्वाइन किया ही नहीं। पहले तो आपको ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब समझ में आना चाहिए कि इंडिया वाज टू बी डिवाइडेड इनटू, या फेडरेशन वाज टू कंसिस्ट ऑफ व्हाट, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। फिर प्रोविंसेस को तो ये मानना जरूरी था, प्रिंसली स्टेट्स के पास ज्वाइन चॉइस थी, तो उन्होंने कभी इसको ज्वाइन किया नहीं। तो ये कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं, ऑल इंडिया फेडरेशन कभी बना ही नहीं। क्लियर है सबको? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने पावर्स को सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ये पावर सेंटर के पास रहेगी, ये पावर स्टेट के पास यानी कि ये प्रोविंसेस के पास रहेगी, और कुछ ऐसी पावर्स हैं जो दोनों के पास रहेगी। ये यूं का यूं अभी आज के हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7th शेड्यूल में है आई थिंक, जिसमें लिस्ट दी हुई है। यूनियन लिस्ट जो सब्जेक्ट सेंटर के कंट्रोल में है, फिर स्टेट लिस्ट जो सब्जेक्ट स्टेट के कंट्रोल में है, जैसे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट देखता है, ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि जो सेंटर और स्टेट दोनों संभालते हैं, ठीक है। तो उसी तरह का तो वो लिस्ट हमारी आज भी चली आ रही है। कहां से बेस्ड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही हमने उसको लिया है। तो फेडरल लिस्ट यानी कि आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो यूनियन लिस्ट हो गई एक तरीके से, सेंट्रल लिस्ट। इसमें 59 आइटम्स थे। ये एक्सक्लूसिवली किसके अंदर आते थे? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर आते थे। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट एरियाज होते थे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें।
फिर आती थी प्रोविंशियल लिस्ट, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट संभालती थी, जैसे आज हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, कुछ कुछ वैसा, ठीक है। तो इसमें 54 आइटम्स होती थी, ये सोलली अंडर प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन होता था, जैसे कि इसमें पुलिस, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर मैंने आपको बताया, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सब्जेक्ट्स आज भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, तो उस टाइम पे वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर होंगे, ऐसा। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में कितनी आइटम थी, 36 आइटम थी। इस आइटम्स पे दोनों का कंट्रोल रहेगा, सेंटर का भी और प्रोविंसेस का भी, ठीक है। तो इसमें कैसे टॉपिक्स थे, क्रिमिनल लॉ, मैरिज, ये वाले टॉपिक्स थे, ठीक है। तो फेडरल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स आए, 59। प्रोविंशियल लिस्ट में कितने आइटम्स या सब्जेक्ट्स आप बोल सकते हैं, 54। और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने आए, 36, ठीक है। तो ये जो दूसरे और तीसरे हैं, ये तो आप याद कर सकते हैं, 6 का या 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 6 9 54 और 6 6 36, और 54 में जस्ट 5 ऐड करोगे तो ये सेंटर वाली यानी कि फेडरल लिस्ट आ जाएगी 59, ठीक है। ये इसमें रहेगा। वाइसरॉय रिटेन कंट्रोल ओवर अनस्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश इंटरेस्ट। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं आए, ठीक है, तो उसको पूरा पूरा कंट्रोल ब्रिटिश इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, वाइसरॉय के पास उसका कंट्रोल होता था, वो देखेगा। फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट जॉइन इट। तो डिवीजन ऑफ पावर्स वाला क्लॉज भी कभी आया नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने इसको कभी ज्वाइन नहीं किया। तो ऑल इंडिया फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, डिवीजन ऑफ पावर्स कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने इसको मानने से मना कर दी, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए फीचर्स क्या है और क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर बनाया गया। क्लियर है सबको? चले आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे डायआर्ची एट द सेंटर, तीसरा जो इसका मेन फीचर है। इसके अंदर जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़े बच्चों, 59 आइटम्स जो हमने पढ़ी हैं, इनका फर्दर डिवीजन कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इनको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट एक्सक्लूसिवली एक पर्सन के पास सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते थे, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट आगे जो है वो शेयर किए जा सकते थे, ऐसा। चलिए देखते हैं। तो डायआर्ची कहां पे आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, ये याद रखना, नॉट इन प्रोविंसेस, इट वाज अवेलेबल ओनली एट द सेंटर। तो फेडरल सब्जेक्ट वर फर्दर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व मतलब जो आपके पास रिजर्व है, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नर जनरल who administered them with the help of 3 counselors appointed by him। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स पे अगर कोई डिसीजन लेना होगा फाइनल, तो कौन ले पाएगा? ओनली एंड ओनली गवर्नर जनरल, और 3 काउंसलर्स रहेंगे इसको एडवाइज करने के लिए, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा जैसे है, तो इन डिसीजंस के बारे में इनको वहां पे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये डिसीजन हमने क्यों लिया, ठीक है, ऐसा। दीज सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, देखो इसमें वही आ गया, डिफेंस हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, इसमें चर्च रिलेटेड एक्लेशियस्टिकल अफेयर्स, ठीक है, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, चर्च रिलेटेड। एक्सटर्नल अफेयर्स मैंने बताया, प्रेस, पुलिस, टैक्सेशन, जस्टिस, पावर, रिसोर्सेज एंड ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। पुलिस इन्होंने वहां पे भी दिया था, क्या कहते हैं, स्टेट वाले उसमें भी रखा था, ठीक है, प्रोविंशियल लिस्ट में भी रखा था, और यहाँ पे भी कुछ उसके क्लोजेस अपने पास इन्होंने रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। समझ में आया? रिजर्व सब्जेक्ट किसके पास रिजर्व रहेंगे? गवर्नर जनरल के पास। 3 उसके पास बंदे रहेंगे, उसको इस पे डिसीजन लेने के लिए, सलाह देने के लिए 3 काउंसलर्स रहने वाले हैं, और इसको जो भी डिसीजन ये इन रिजर्व सब्जेक्ट्स के ऊपर लेते हैं, चर्च रिलेटेड हो गया इनका, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, प्रेस में क्या छपेगा क्या नहीं, ये सारे, इसके लिए ये जवाबदेह नहीं है, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। अभी जैसे आजकल हम करंट में देखें, यूजीसी बिल चल रहा है, तो अभी पार्लियामेंट होगा तो उसमें उसका डिस्कशन होगा, ठीक है, कि क्यों हुआ। लेकिन अगर कोई डिसीजन रिजर्व सब्जेक्ट्स के ऊपर गवर्नर जनरल ने ले लिया, तो ही इज नॉट अकाउंटेबल टू टेल कि व्हाई ही हैज टेकन दिस डिसीजन इन द लेजिस्लेचर, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। समझ में आ गया? ऐसा। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं।
ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर जनरल विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो ये गवर्नर जनरल ये एडमिनिस्टर करता था, लेकिन ऐसा नहीं 3 स्पेसिफिक एडवाइजर्स मिलेंगे, नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जो कि लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं, जो कि मंत्री होंगे उनसे, नॉट मोर देन 10 मैक्सिमम उसके पास 10 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, जैसे मंत्री परिषद होता है वैसा, ठीक है। द काउंसिल हैड टू एक्ट इन कॉन्फिडेंस विद द लेजिस्लेचर। अब ये जो काम होगा ये लेजिस्लेचर में जवाबदेह होंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता था मेनली, जैसे लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें आती थी। गवर्नर जनरल के पास अभी भी स्पेशल पावर्स होती थी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरफेयर करने की, ठीक है। ऑल्दो गवर्नर जनरल काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मान लीजिए, तो वो किस पे करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनी हुई है एक बकायदा, चीफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, उनसे डिस्कस करके डिसीजन लेंगे ना, ऐसा। लेकिन यहाँ पे फिर भी उनके पास स्पेशल पावर्स होती थी ट्रांसफर्ड पावर के रिगार्डिंग, अगर उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात नहीं मान ली तो वो फिर भी अपना कोई ना कोई डिसीजन ले सकते थे अल्टीमेटली, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और गवर्नर जनरल कौन होता था, ब्रिटिश ही होता था, तो वो इसी तरह के क्लॉजेस उस टाइम पे डालते होते थे, ठीक है। तो ये भी दिस प्रोविजन ऑफ एक्ट डिड नॉट कम इनटू बीइंग, ये भी कभी एग्जिस्टेंस में आया नहीं है कि डायआर्ची सेंटर पे हो पाई हो, ये भी नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हमने 3 चीजें पढ़ी अभी, ठीक है, 3 चीजें पढ़ी है, ऑल इंडिया फेडरेशन, डिवीजन ऑफ पावर्स, डायआर्ची एट सेंट्रल, ये तीनों ही एग्जिस्टेंस में नहीं आए, ठीक है। फेडरेशन का मतलब क्या था, प्रोविंसेस होंगी, प्रिंसली स्टेट्स होंगी। डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब 3 लिस्ट बनाई गई, फेडरल लिस्ट बनाई गई, प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई, कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई सब्जेक्ट्स की। डायआर्ची एट दी सेंटर का मतलब होगा जो फेडरल लिस्ट के सब्जेक्ट्स थे उनको रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड के अंदर सेग्रीगेट किया गया। रिजर्व्ड में गवर्नर जनरल काम करता था अपने 3 काउंसलर्स की मदद से, सिर्फ 3 लोग उसके जो सीक्रेट लोग होते होंगे, उसके जो कॉन्फिडेंशियल लोग, उनकी मदद से, एंड दैट वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद से उन पे डिसीजन लेता था, जो कि 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ स्पेशल पावर्स थी, अगर वो ट्रांसफर्ड पावर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहता है तो ही कुड डू दैट, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक, डायआर्ची एट द सेंटर, इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या किया, 1919 वाला जो एक्ट था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो डायआर्ची ये सेंटर पे लेकर के आए हैं ना, पिछला हमने जो पढ़ा रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वाला, डायआर्ची समझ में आया, डबल 2 चीजें, ठीक है। डायआर्ची, डाई मींस 2 आर्क में सब्जेक्ट्स को इन्होंने डिवाइड किया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, आरटी आगे आपको याद रखना है, डायआर्ची आरटी, रिजर्व्ड ट्रांसफर्ड, इससे आपको याद रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 था, ठीक है, वो भी डायआर्ची लेकर के आए थे, डायआर्ची यानी कि वही सब्जेक्ट का डिवीजन लेकर के आए थे, लेकिन कहां पे लेके आए थे, एट प्रोविंसेस पे लेके आए थे, कि प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट थे उनको 2 पावर में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ, ये डायआर्ची सेंटर पे ले आई गई और प्रोविंसेस में जो डायआर्ची लेकर के आए थे उसको खत्म कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्लियर है सबको, चलिए देखिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायआर्ची वाज अबोलिश्ड एट द प्रोविंशियल लेवल, इसमें खत्म कर दिया गया। और ये डायआर्ची कौन से एक्ट से आई थी प्रोविंसेस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आई थी, जिसको हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, डायआर्ची वाज अबोलिश्ड एट प्रोविंशियल लेवल। तो अगर वो डायआर्ची रिजर्व सब्जेक्ट कुछ गवर्नर जनरल के पास नहीं है तो इसका मतलब प्रोविंसेस को क्या मिल गई, ज्यादा फ्रीडम मिल गई, अपनी मर्जी से रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर भी वो काम कर सकते हैं अभी, ठीक है, और वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल भी होंगे। तो इस फ्रीडम को एक नाम दिया गया उस टाइम पे, क्या नाम दिया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को फ्रीडम मिली,
ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्ट गेव मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस, ज्यादा ऑटोनॉमी मिली किसको, प्रोविंसेस को। गवर्नर वाज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इनका गवर्नर कौन होता था, प्रोविंसेस का हेड कौन होता था, गवर्नर होता था। तो गवर्नर के पास कैसे काम करता था वो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी टू एडवाइज हिम। ठीक है, तो प्रोविंसेस में कौन होता था हेड, गवर्नर। किसके कहने पे काम करता था, गवर्नर जनरल बोल लो, गवर्नर बोल लो, किसके कहने पे काम करता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे काम करता था। जबकि अगर डायआर्ची होती तो रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर काम करता, लेकिन वो अपने नियर एंड डियर 3 बंदों की मदद से काम करता। तो यहाँ पे वो जो डायआर्ची थी उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आई प्रोविंसेस में, जिसका मतलब है गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट, कैसे काम कर पाएगा गवर्नर, विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, और वो मिनिस्टर जो कि लोगों के द्वारा चुने गए हैं। ठीक है, विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का मतलब है जैसे हमारे स्टेट्स में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, हर स्टेट में अलग अलग। राजस्थान में देखोगे लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं है, काउंसिल का रिकमेंडेशन दिया गया है कि होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से तो वो चीज है। तो लेजिस्लेचर कुड ऑल्सो रिमूव द मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट था वहां पे कि लेजिस्लेचर मंत्री को हटा भी सकता था। हाउएवर गवर्नर स्टिल रिटेन कुछ रिजर्व पावर्स, तो ये देखो हर हाल में अपने पास रखते ही थे। ब्रिटिश अथॉरिटी कुड स्टिल सस्पेंड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जैसे कि बोलते हैं ना राष्ट्रपति शासन लगा देना, तो इनका जब मन करता था ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा भी सकते थे। ठीक है, दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937 में, ये इंप्लीमेंट हुआ। इससे पहले 3 हमने पढ़े, तीनों इंप्लीमेंट नहीं हुए, लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंप्लीमेंट हुआ कब, 1937 में, लेकिन डिसकंटिन्यू कर दिया गया कब, 1939 में ऑटोनॉमी वापस ले ली गई। ठीक है, 1939 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसका मतलब है कि डायआर्ची अबॉलिश कर दी गई, प्रोविंसेस को ज्यादा पावर्स दिए गए, ऑटोनॉमी दिए गए। अब गवर्नर अपने नियर एंड डियर के कहने पे काम नहीं कर सकता था, उसको जो जनता द्वारा चुने गए मंत्री थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, उनके कहने के अकॉर्डिंग एक्ट करना होगा। जो भी वो एक्ट करेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसमें, लेजिस्लेचर के। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हमने फीचर्स पढ़े हैं अभी, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से फीचर्स हैं इसके, पहला फीचर है ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसका मतलब इंडिया को डिवाइड कर देना किसमें, प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट्स में। ठीक है, बट ये कभी एग्जिस्टेंस में आया नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने इसको कभी माना नहीं। दूसरा है हमारा, दूसरा फीचर्स क्या है, याद बताइए मुझे, डबल डी हमने याद किया। ठीक है, डी डी आएगा, डी पहला डी क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है आपको याद रखना पड़ेगा, वरना डिवीजन ऑफ पावर्स और डायआर्ची में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब है 3 लिस्ट बनाएगी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई। ठीक है, उसमें कितने कितने आइटम्स है हमने पढ़ा, फेडरल लिस्ट में 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल में 54 और कॉन्करेंट में 46 आइटम्स थे। ये भी कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। तीसरा जो है वो भी डाई से है, डायआर्ची एट सेंटर। डायआर्ची एट सेंटर, आर्ची से आप याद रखना, यहाँ पे आर वर्ड है तो आर टी, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि इसमें फेडरल सब्जेक्ट्स जो थे, फेडरल लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे, इनको फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जो है वो गवर्नर जनरल एक्ट करेगा अपने 3 काउंसिलर्स की मदद से, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पे गवर्नर जनरल एक्ट करेगा विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये भी कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इसके बाद फोर्थ जो इसका फीचर है दैट इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। फोर्थ फीचर क्या है इसका, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसके तहत डायआर्ची जो अभी तक कहाँ चल रही थी, प्रोविंसेस पे चल रही थी, इसको अबॉलिश कर दिया गया।
ठीक है, यानी रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड लिस्ट के जो सब्जेक्ट प्रोविंसेस में अभी तक थी वो खत्म हो गई। अब जो प्रोविंसेस का गवर्नर होता था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? 1937 में ये आया, बट इसको हटा लिया गया कब? 1939 में इसको डिसकंटिन्यू कर लिया गया। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर होगा। आगे आने मेनली यहीं तक था, इसके बाद बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इजीली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर हम बात करें और अगर हम इसका पूरा एक क्विक रिव्यू देखें, आप जिस नोट्स की तरह उसको याद कर सकते हो, याद नहीं होता तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिख नहीं पाते हो तो। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में याद किया है। ठीक है, 3 या 4 जितने भी जो भी पार्ट्स बनते हैं, एक बार क्विक रिकैप में कर ही लेते हैं हम लोग। अगर आप ये YouTube पे देख रहे हो, क्योंकि मैं इसको YouTube पे भी अपलोड करूंगी, तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप ऐप के थ्रू देख रहे हैं तो ऐप को भी रेट करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज इम्प्लीमेंट बाय यूके पार्लियामेंट। ठीक है, रॉयल असेंट इसको मिला 24 जुलाई 1935 को। कमेंस्ड कब हुआ है? 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, और रिपील कब हो गया, कैंसिल कब हो गया? ये 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसका एम पर्पस ये क्यों आया था? कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में आने के लिए, जिसकी इंडियंस बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट टू बी इंडिया टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय इंडियंस। ठीक है, दूसरा, इंडियंस ने ब्रिटिश का साथ दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वो भी एक डिमांड वहां से आ रही थी। ठीक है, इंडियंस ने जो है वहां पे कोई बगावत नहीं की, ब्रिटेन के लिए ही लड़े, तो ये भी एक मेन कारण था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आना ही चाहिए। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड किस किस ने बनाया या फिर ये किस पर बेस्ड था? बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये बेस्ड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पर। ठीक है, उसके बाद ये बेस्ड था, साइमन कमीशन आया 1927 में उस पर। इसके बाद व्हाइट पेपर एक पब्लिश हुआ, ठीक है, जो कि 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था उसके ऊपर। उसके बाद एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी भी बनाई गई थी, ठीक है, जिसके हेड थे लिनलिथगो, उनके कहने पर। ठीक है, और 5वां जो बेस बना वो कम्युनल अवार्ड आए थे जो कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिए, तो उसको भी थोड़ा पैसिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर के आया गया। तो ये इसका इन चीजों के ऊपर ये बेस्ड था। ठीक है, अब हमने बात की इसके फीचर्स की। फीचर्स कौन कौन से इसके? तो फीचर्स की जहां तक हम बात करते हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन, शॉर्ट में लिखेंगे अब मैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया डाई, 2 वर्ड आप याद रखिएगा। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब आपको याद रखना है, 3 लिस्ट में डिवाइड हुआ, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ऐसा। फिर डाई आर्ची में से आपको याद रहेगा, आर्ची से आरटी याद रखिएगा। फेडरल सब्जेक्ट्स को 2 में डिवाइड किया गया, रिजर्व और ट्रांसफर। डिटेल हमने इसका अभी पढ़ा। 4th पॉइंट है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई। अब इसमें से जो पहले 3 पॉइंट्स हैं ये कभी एग्जिस्टेंस में आए ही नहीं, प्रिंसली स्टेट्स ने इनको कभी माना ही नहीं। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आया 1937 में, लेकिन खत्म भी कर दिया गया, डिसकंटिन्यू हो गया कब? 1939 के अंदर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। 4th पॉइंट पे हम चलते हैं, 4th फीचर पे हम चलते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ये बहुत सिंपल है। बाई का मतलब होता है 2, कैमरल मींस चैम्बर्स। ठीक है, तो 2 चैम्बर्स बनाए गए। बाई कैमरलिज्म, जैसे आज भी हमारे यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स में डबल चैम्बर्स रूल है, जैसे कि असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विधानसभा, विधान परिषद, आप सबने सुना होगा। जैसे बिहार, बंगाल में 2 है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। राजस्थान में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस कराया गया इंडिया में। उस टाइम पे अगर 11 प्रोविंसेस थी तो 11 में से कितनों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस कराया गया? 6 के अंदर। ये आपको याद रखना पड़ेगा।
6 के अंदर, ठीक है। 2 चैम्बर, 2 हाउसेस बनाए गए। एक को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको लोअर हाउस, निचला सदन भी बोला जाता है, और एक बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जैसे राज्यसभा होती है अपने यहाँ पे, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये काउंसिल ऑफ पीपल होती है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अपर हाउस भी बोला जाता है, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, या इसको हम सिंपल भाषा में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। असेंबली में एल आता है तो आप याद रखिएगा, इट इज द लोअर हाउस, और काउंसिल जो है वो अपर हाउस होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म जैसे हमारे यहाँ पे अभी 5 साल की होती है, 5 साल बाद, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो इसकी भी टर्म कितनी थी, 5 ईयर्स होती थी। जिन प्रोविंसेस में ये आया बाई कैमरल लेजिस्लेचर, उसका एक ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिपल बी माउ, ठीक है। ट्रिपल बी, बीबीबी, माउ, बिल्ली क्या करती है, माउ, तो बीबीबी माउ, ठीक है। तो बी से आप याद रख लीजिए बंगाल, बिहार और बॉम्बे में आया ये, इन 3 प्रोविंसेस में। माउ में, एम से मद्रास, ठीक है। मद्रास किस पे खत्म हो रहा है, एएस पे, तो आसाम में आया। और उसके बाद किस में आया, यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, तो यूपी के अंदर ये आया, ठीक है। क्लियर है सबको। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर 11 में से कितनी प्रोविंसेस में आ पाया, 6 में। बीबीबी माउ याद कर लीजिए, इस तरीके से इजीली याद होगा। तो बंगाल, बिहार, बॉम्बे, एम से आपको याद करना है मद्रास, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर आया। पर इसके अंदर भी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर लगाई गई थी, ठीक है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्लियर है सबको, क्या होता है, इजी है, सिंपल है, नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। इसके बाद both houses had representatives from the princely states also। अब लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाई गई, इसमें रियासत के राजा या उनके नुमाइंदे भी पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हाउसेज होते थे, इसमें प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होते थे, उनको भी इसका मेंबर बनाया जाता था, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय रूलर्स। राजा इनको नॉमिनेट करके भेजते थे, इनका कोई एज सच डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता था, लोगों द्वारा नहीं चुने होते थे, क्योंकि उस टाइम पे सिस्टम ही ऐसा था। इंडिया, ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, इस तरीके से। तो रिप्रेजेंटेटिव जो होते थे प्रिंसली स्टेट्स के, रियासतों के, दे वर नॉमिनेटेड बाय रिस्पेक्टिव रूलर्स, नॉट इलेक्टेड, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो होते थे, यानी कि जो प्रोविंसेस के अंदर थे, वो इलेक्ट होते थे, उनके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग तरह के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते थे, ठीक है। सम वर टू बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, कुछ जैसे अभी भी हमारे यहाँ पे होता है, एंग्लो इंडियंस का पहले रूल था कि नॉमिनेट किए जाएंगे इस तरीके से, या हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको आज भी नॉमिनेट किया जाता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है राज्यसभा में नॉमिनेट, आर्ट के फील्ड में किसी ने बहुत अच्छा किया है, साइंस के फील्ड में किसी और बहुत अच्छा किया है, इस तरीके से। तो कुछ मेंबर्स यहाँ पे भी गवर्नर जनरल क्या करता था, नॉमिनेट करता था। जैसे अभी असेंबली में गवर्नर करता है और जो हमारा लोकसभा है वहां पे प्रेसिडेंट करता है, द सेम, ठीक है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर समझ में आया कि डबल हाउस रूल लेकर के आया गया, कहां पर, 11 में से 6 प्रोविंसेस के अंदर आया। एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। लेजिस्लेटिव असेंबली में ल है, इसको लोअर हाउस बोलते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको पूरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि एक तरीके से राज्यसभा, उसको हम अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको। ट्रिपल बी माउ आपको याद करना है, कौन कौन सी 6 प्रोविंसेस में ये आया, इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। अब इसके अंदर क्या प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, जी हाँ होते थे, ठीक है, जो कि रूलर अपना नॉमिनेट करके भेजता था, इलेक्टेड नहीं होते थे, ठीक है। कुछ मेंबर्स यहाँ पे इलेक्टेड होते थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और कुछ मेंबर्स यहाँ पे गवर्नर जनरल द्वारा नॉमिनेटेड भी होते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इसके बाद सिंपलर पॉइंट्स है, फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, जिसको आज हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, दिल्ली के अंदर बनाया गया, आज भी दिल्ली में ही है सुप्रीम कोर्ट की जो मेन सीट है। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, डेट याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 1937 को। कब किया गया, 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट बनाई गई। क्यों बनाई गई, इसका मेन रीजन था फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन प्रोविंसेस एंड बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस के बीच में, ठीक है। तो प्रोविंसेस लाइक अ स्टेट,
ठीक है, सेंटर एंड स्टेट के बीच में। आज भी सुप्रीम कोर्ट सेंटर और स्टेट में कोई झगड़ा होता है या इंटर स्टेट कोई झगड़ा होता है वो सुलझाती है, तो इसको भी उसी पर्पस के लिए बनाया गया था। ठीक है, कंपोजिशन क्या होता था उस टाइम पे, फेडरल कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे और 6 जजेस होंगे। ठीक है, मैक्सिमम कितने जजेस हो सकते हैं, 6 जजेस हो सकते हैं। प्रिवी काउंसिल इन लंदन रिमेल्ड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। लेकिन अगर आपको फेडरल कोर्ट से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर भी आपको अपील करना है, तो लंदन जाके आपको अपील करना पड़ेगा। कहाँ पे होगा, प्रिवी काउंसिल इन लंदन रिमेन्ड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। तो ये आपको याद रखना है, हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है फाइनल अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट बनाया गया, कब बनाया गया, 1 अक्टूबर 1937 को। किस लिए, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन प्रोविंसेस और बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। ठीक है, कंपोजिशन इसका क्या रहेगा, एक चीफ जस्टिस रहेंगे और 6 जजेस रहेंगे मैक्सिमम। और फाइनल अपीलेट अथॉरिटी कौन सी रहेगी, प्रिवी काउंसिल इन लंदन फाइनल अपीलेट अथॉरिटी इसमें रहने वाली है। ठीक है, क्लियर है सबको, ये रहेगा। इसके बाद आ जाइए, हमने पढ़ा था एक पॉइंट अगर आपको याद हो, इंडियन काउंसिल बनाई जाएगी। इंडियन काउंसिल वॉज अबोलिश्ड इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल जो कि पहले से प्रेजेंट थी इंडिया में, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अबॉलिश कर दिया गया। इंडियन काउंसिल कौन से एक्ट से बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से बनी थी। जो फ्रीडम स्ट्रगल के बाद नया एक्ट आया था ना, तब बनाई गई थी ये इंडियन काउंसिल। इसको अबॉलिश करके क्या बना दिया गया, एक टीम ऑफ एडवाइजर्स बना दी गई। किसके लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इंडिया का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, अब पूरी काउंसिल की कोई जरूरत नहीं है, उसको कुछ एडवाइजर्स दे दिए गए। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इसका कहने का मतलब क्या है, जब आप सेंट्रल लेवल पे, जैसे हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, लोग अपने व्यू पॉइंट्स रख सकते हैं, तो उसी तरीके से लोकसभा की तरह ये काउंसिल थी। इस काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया, तो लोग अपनी बात कहीं पे रख नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंट्रोल कैसा हो गया, ज्यादा सेंट्रलाइज हो गया, क्योंकि कुछ ही बंदों के पास आ गई पावर, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, इसको बस कुछ एडवाइजर्स दे दिए गए। ऐसा, ये बिल्कुल वैसा है जैसा हमने रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में पढ़ा था। रिजर्व सब्जेक्ट्स पे कंट्रोल किसका होगा, गवर्नर जनरल का कंट्रोल होगा, और जो कि जिसको कुछ 3 काउंसिलर्स दे दिए गए, वैसा। तो इंडियन काउंसिल हटा दिया गया, जिसको कब बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के तहत बनाया गया था। अब सिर्फ एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा, कुछ उसके एडवाइजर्स रहेंगे। किस लिए किया गया ये, टू सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो ये कहने के लिए था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम लेकर के आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इन रियलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो पावर थी वो अपने पास ही कहीं ना कहीं कंट्रोल रख रही थी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी का मतलब है पावर टू वोट, वोट करने की पावर किस किस के पास है। तो इसने फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड किया, मतलब जो पहले वोट करने की पावर, जो इलेक्टोरेट था, इलेक्टोरेट उसी को बोलते हैं ना कि जो वोट डाल सकता है। ठीक है, तो वो कुछ लोगों के पास थी, इसने फ्रेंचाइजी को बढ़ा दिया। अब कुछ और ज्यादा लोग भी वोट कर पाएंगे इलेक्शंस के अंदर, ऐसा। तो अभी जो है करीब करीब जो इंडिया की उस टाइम पे टोटल पॉपुलेशन थी, ये फ्रेंचाइजी एक्सटेंड करने के पास 10% लोगों को जो है वोटिंग राइट मिल गए। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के करीब करीब कितने परसेंट लोगों को वोटिंग राइट मिल गए, 10%। 10% का मतलब है करीब करीब 3 करोड़ लोगों को अभी वोटिंग राइट्स मिल गए। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन किस पर बेस्ड था, ये कोई ऐसा ही नहीं था कि जैसा आज है 18 वर्ष से ऊपर जो भी है उसको वोट करने का अधिकार है, नहीं। ये बेस्ड था उस टाइम किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कौन कितना एजुकेटेड है, किसकी कितनी इनकम है। तो ये बेस थे उस टाइम पे फ्रेंचाइजी एक्सटेंड करने के। ठीक है, क्या क्या थे, पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट वर द बेसिस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइजी, प्रॉपर्टी, इनकम, एजुकेशन। ठीक है, तो PIE, पाई याद कर लीजिए, प्रॉपर्टी, इनकम, एजुकेशन, ये बेसिस थे। ठीक है, विच सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द इलेक्टोरेट कंपेयर टू प्रीवियस रिफॉर्म्स। तो ऑब्वियसली इससे जो है वोटिंग राइट्स ज्यादा लोगों को मिले, 10% लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट प्रॉपर्टी जिसके पास है, तो इसका मतलब अमीर ही लोग कर सकते हैं, एजुकेटेड लोग बहुत कम होते हैं वो ही कर सकते हैं, इनकम जिनकी ज्यादा है वो ही कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे रूल्स उन्होंने बनाए। ठीक है, इसके बाद है रीऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने आपको बताया कि रीऑर्गेनाइज किया ब्रिटिश इंडिया को। तो सिंध वाज कार्व्ड आउट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर सिंध आता था, इसको अलग कर दिया। बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया। बर्मा जो कि हमारा ही पार्ट था, म्यांमार जिसको बोलते हैं, उसको इंडिया से अलग कर दिया गया।
एडन को इंडिया से अलग कर दिया गया, मेड इनटू अ क्राउन कॉलोनी। एडन जो है देखो यमन में एक पोर्ट था, लेकिन इसको यूज ब्रिटिश इंडिया कंट्रोल के अंदर ही था। ये टेरिटरी किसके अंदर आती थी? एडन वैसे पोर्ट कहाँ का है? यमन कंट्री का है, ठीक है, लेकिन ये ब्रिटिश इंडिया कंट्रोल था तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर आता था। लेकिन इस एक्ट के बाद एडन को इंडिया से हटा दिया गया। एडन वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ एडन इन येमेन। काफी सारा सामान येमेन से इंडिया आता था एडन से, ठीक है। फॉर नियरली अ सेंचुरी, करीब करीब 100 साल तक एडन वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मैनेज्ड अंडर द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये भी किस में आता था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से किस किस को अलग कर दिया? सिंध को अलग कर दिया और एडन को अलग कर दिया, बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया, ठीक है। इंडिया से बर्मा को हटा दिया और एडन को भी ब्रिटिश इंडिया से ही एक तरीके से आप बोल दीजिए कंप्लीटली सेपरेट आउट कर दिया। तो ये हुआ क्या? रीऑर्गेनाइजेशन, टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन आप इसको एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हुआ। अब इसके बाद है नेक्स्ट फीचर पे हम आते हैं, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम था 1909 में ये लेकर के आए थे, जिसके तहत मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है अगर मुस्लिम कम्युनिटी है तो इसमें जो इलेक्शन लड़ेंगे, जो कैंडिडेट होंगे वो भी मुस्लिम होंगे और जो वोटर्स होंगे वो भी मुस्लिम्स होंगे, ठीक है। तो 1935 ने क्या किया कि ये पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट था मुस्लिम्स के पास था, अब डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दे दिया। शेड्यूल्ड कास्ट अपना अलग से लड़ेगी, वुमेन को भी दे दिया और लेबर वर्कर्स को भी दे दिया। तो एक्सपेंडिंग कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसको बढ़ा दिया। किस लिए था? सबको आपस में लड़ाने के लिए, फूट डालो राज करो वाला टाइप्स था, ठीक है। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अब इस 1935 में शेड्यूल्ड क्लासेस के लिए बढ़ा दिया, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए बढ़ा दिया, वुमेन के लिए बढ़ा दिया, लेबरर्स के लिए बढ़ा दिया। तो एक्सपेंडिंग कम्युनल जो है रिप्रेजेंटेशन इन्होंने बढ़ा दिया। आपको ये याद रखना है किस किस के लिए बढ़ाया, तो वुमेन, डिप्रेस्ड क्लासेस और वर्कर्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है WWD, ठीक है, ऐसा। फिर प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, मतलब जॉइंट सिटिंग ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर परमिट किया। जैसे हमारी अभी भी जॉइंट सिटिंग होती है, कभी लोकसभा राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग बैठती है तो दोनों के मेंबर्स उसमें बैठते हैं, तो ये भी इसके अंदर अलाउड था। ये कब अलाउड था? अगर लेजिस्लेटिव डेडलॉक बन जाता है, मतलब मान लीजिए ये हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली भी कुछ नहीं मार रही, काउंसिल भी कुछ नहीं मार रही, दोनों से कोई बिल पास नहीं हो रहा, अगर इस तरह का डेडलॉक हो जाता है, राज्यसभा में अटक गया बिल या लोकसभा में अटक गया, ऐसा कुछ केस हो जाता है, तो जॉइंट सिटिंग इसमें अलाउड थी ताकि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट का जो है रिजोल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये था। तो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग भी इसमें डाला गया। ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स में आएंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने पढ़ा फेडरल कोर्ट बनाई गई, ठीक है। हमने पढ़ा 1 अक्टूबर 1937 को, डेट यही थी ना, फेडरल कोर्ट की डेट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो इसी तरीके से और क्या क्या इंस्टीट्यूशन बनाए गए, तो 1935 में आज जो आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1935। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए। आजकल हमारे यहाँ पे कौन कौन से सर्विस कमीशन है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, स्टेट PSC है, और ज्वाइंट PSC भी बनते हैं 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए या एक स्टेट एक यूटी के लिए। तो ये प्रोविजन भी आज जो एग्जिस्टेंस में है ये कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल मतलब स्टेट, एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 या उससे ज्यादा प्रोविंसेस के लिए बनाए गए, ठीक है, ताकि सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये देख सके, ठीक है। मतलब रिक्रूटमेंट अब यहां से होगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से एज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। क्रेडिट मतलब अमाउंट, जितना पैसा हमारे पास है वो, ठीक है। करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए RBI बनाया गया। तो RBI भी कोई अगर आपसे पूछे कौन से एक्ट से बना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बना है। तो फेडरल कोर्ट, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और RBI, ये किससे बने हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बने हैं, ठीक है।
तो ये हमारा पूरा कुछ कुछ फीचर्स थे जो हमने पढ़े। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 का ये बेस था, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसके एमसीक्यूज कराऊंगी। तो कुछ बेसिक एमसीक्यूज होंगे जो हमने नोट्स पढ़ा है यहीं से आएंगे, जो कि आपको आंसर्स देने हैं। अगर कुछ टिपिकल वाले होंगे तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें, ताकि पहले आपका बेस बन जाए। बाकी जो इसके फैक्ट्स हैं वो हम जस्ट और जस्ट एमसीक्यूज के थ्रू ही लर्न करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इसी में मैं ज्यादा कंटेंट डाल दूंगी तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा माइंड में, आप याद नहीं कर पाएंगे। तो अभी बेस हमारा बन गया, एडवांस लेवल का वी विल कवर इट थ्रू एमसीक्यूज, ठीक है। चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसके फीचर्स, जितना हमें याद आएगा कौन कौन से फीचर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ऑल इंडिया फेडरेशन, फिर हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ पावर्स, फिर हमने पढ़ा डायआर्ची एट सेंटर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है ये तीनों ही जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे, ठीक है। इन तीनों के बारे में हमने देखा था क्या क्या इस पे प्रोविजन था। इसके बाद हमने पढ़ा बाई कैमरल लेजिस्लेचर आया, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट प्रोविंसेस आया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, ऑटोनॉमी में जो डायआर्ची थी उसको खत्म किया गया, प्रोविंसेस को ज्यादा फ्रीडम मिला, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा ये जो इंस्टीट्यूशन हम पढ़ चुके हैं, फेडरल कोर्ट बनाया गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इंडियन काउंसिल जो थी उसको खत्म कर दिया गया, इंडियन काउंसिल को अबोलिश कर दिया गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से बनी थी। और इसकी जगह पे पावर किसको दे दी गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और इसको कुछ एडवाइजर्स दे दिए गए, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद हमारा यहाँ पे बना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 या 2 से ज्यादा प्रोविंसेस के लिए बनाए गए। इसके बाद बनाया गया आरबीआई बनाया गया इसके तहत, ठीक है। और क्या क्या फीचर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आए, पहले 3 हम पढ़ चुके हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहाँ पर आया, प्रोविंसेस में आया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गया, फेडरल कोर्ट हो गया, ज्वाइंट सिटिंग का एक प्रोविजन किया गया, ये भी एक फीचर था, हमने पढ़ा ज्वाइंट सिटिंग ऑफ हाउसेस, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल इन केस ऑफ अ डेडलॉक के केस में, ठीक है। बाकी कोई मिसिंग हुआ है तो चले अभी देख लेते हैं कौन सा मिस हुआ है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, हाँ ये वाला पॉइंट हमसे मिस हुआ है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सटेंडेड टू whom? डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड वर्कर्स, ठीक है। एक और पॉइंट था जो कि मुझे अभी ध्यान आ रहा था, फ्रेंचाइजी था, फ्रेंचाइजी एक्सटेंड कर दी गई। फ्रेंचाइजी मींस वोटिंग राइट, 10% पॉपुलेशन को अभी मिल गए, यानी 3 करोड़ लोगों को। इसका बेस क्या था, पाई, पाई वाज इट्स बेस, ठीक है। पाई का मतलब क्या हो गया हमारा, प्रॉपर्टी के बेस पे, इनकम के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कितनी प्रोविंसेस में आया था, 11 में से 6 प्रोविंसेस में, जिसका हमने ट्रिक याद किया, BBMAU, ये इसका ट्रिक है, ठीक है। बॉम्बे, बिहार, बंगाल, मद्रास, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर आया है। क्लियर है सबको। रीऑर्गेनाइजेशन पॉइंट एक मिस आउट हो गया, याद कर लीजिए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध हटा दिया गया, ठीक है। और यमन जो है ये भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था, एडन, इसको हटा दिया गया, ठीक है। बर्मा हटा दिया गया, बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारे मेन फीचर्स थे। आई थिंक सारे कवर हो गए, यस सारे हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिए, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जिस नोट्स बनाइएगा, बनाने हो तो बनाइएगा, स्क्रीनशॉट से याद होता है तो स्क्रीनशॉट से। और अगर आप ऐप के थ्रू देख रहे हैं तो इसका PDF मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी। इसके बाद MCQs करेंगे इसके, और एक छोटा सा मैं कोशिश करूंगी 20-25 क्वेश्चन का एक MCQs का टेस्ट भी आप सभी के लिए अपलोड कर दूं, ताकि आप वो सब भी देख पाए, ठीक है। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा हमारे राजस्थान चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।